हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संसद। दोस्तों, संसद में आज हम पढ़ेंगे, संसद के 3 अंग होते हैं और जिसमें हम पढ़ेंगे राज्यसभा। तो दोस्तों, संसद पढ़ते हैं आज। संसद का जो वर्णन है संविधान के भाग 5 में, भाग 5 अनुच्छेद 79 से लेकर के अनुच्छेद 122 तक, अनुच्छेद 79 से लेकर के अनुच्छेद 122 तक संसद के अधिकार, उनकी शक्तियों और उनके सदस्यों की संख्या आदि जो भी है वह सभी अनुच्छेद 79 से लेकर के अनुच्छेद 122 तक वर्णित है। और दोस्तों, संसद के 3 अंग होते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद के 3 अंग होते हैं। तो दोस्तों, 79 अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद के 3 अंग होंगे। एक होंगे राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। तो दोस्तों, संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। दोस्तों, संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा अनुच्छेद 79 कहता है। और दोस्तों, आज इसमें हम देखेंगे अनुच्छेद 79 में राज्यसभा। दोस्तों, इसके पहले क्लास में हमने राष्ट्रपति को पूरा पढ़ चुका हूं और दोस्तों इसलिए हम आज राज्यसभा पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोकसभा पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको आश्चर्य होता होगा कि संसद के 3 अंग कैसे राष्ट्रपति शामिल किया जाता है उसमें। तो दोस्तों, संसद में राष्ट्रपति को इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि जब कोई भी विधेयक राज्यसभा तथा लोकसभा से बनकर जाता है तो राष्ट्रपति उन्हें जब तक हस्ताक्षरित नहीं करते हैं तब तक वह विधि नहीं बनती है। और राष्ट्रपति से ही संसद का सत्र आउट होता है, सत्रावसान करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से संसद में राष्ट्रपति को भी शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, हम पढ़ते हैं संसद में आज राज्यसभा, पार्लियामेंट। दोस्तों, राज्यसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में वर्णित है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा होती है। राज्यसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में है। और दोस्तों, राज्यसभा संसद की उच्च सदन है। संसद की उच्च सदन राज्यसभा संसद की दोस्तों, इसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे विशेषज्ञों का सदन, विशेषज्ञों का सदन। दोस्तों, क्योंकि इसमें विशेषज्ञ होते हैं, जैसे 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसमें विभिन्न पेशाओं से, जैसे समाज सेवा, शिक्षा, कला, खेल, साहित्य, सहकारिता
आदि जो विषयों से संबंधित होते हैं इसमें उन्हें शामिल किया जाता है, जो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसलिए इसे विशेषज्ञों का सदन भी कहा जाता है। तो इसके अलावा इसे अस्थाई सदन कहा जाता है, अस्थाई सदन। राज्यसभा को अस्थाई सदन भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यह कभी भंग नहीं होती है। लोकसभा भंग हो सकती है लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसलिए इसे अस्थाई सदन कहा जाता है। दोस्तों, राज्यसभा में अधिकतम कुल सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है। अधिकतम कुल संख्या 250। दोस्तों, राज्यसभा में अधिकतम कुल सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान समय में इसमें 245 सदस्य हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में इसमें कुल 245 सदस्य हैं, जिसमें से 238 सदस्य 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्यों से शामिल होते हैं। राज्यों से 238 सदस्य राज्यों से तथा संघ शासित प्रदेशों से आते हैं। और दोस्तों 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 238 सदस्य संघ राज्यों से आते हैं और उसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से 250 सदस्य कुल होते हैं। वर्तमान समय में 245 सदस्य हैं, क्योंकि जो संघ शासित प्रदेश हैं उनमें वर्तमान समय में 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है, तो उसमें से 6 राज्यों में विधानसभा नहीं है, तो 6 राज्यों में राज्यसभा भी नहीं है। 6 राज्यों में विधानसभा नहीं है, तो 6 राज्यों में राज्यसभा भी नहीं होते हैं। केवल 3 राज्यों में जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, और नया केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ही दिल्ली में सदस्यों की संख्या है। दिल्ली में 2 राज्यसभा के सदस्य होते हैं और पुदुचेरी में 2 और जम्मू कश्मीर में कुल 4 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। केवल 3 राज्यों में वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्य होते हैं। जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा के सदस्य, दिल्ली में 2 और पुदुचेरी में 2। इस प्रकार से जो केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है
वह कुल 8 होती है। 8 होती है, जैसे कश्मीर 4, दिल्ली 2, 6, पुदुचेरी 2, 8। इस प्रकार से राज्यसभा के केंद्र शासित प्रदेशों में जो संख्या होती है 8 होती है। और इसमें जो अन्य सदस्य होते हैं 225 सदस्य 225 सदस्य जो राज्यों से होते हैं, वह 225 सदस्य हैं। इस 28 राज्यों से कुल 225 सदस्य होते हैं, जिसमें से जैसे इनका बंटवारा 1971 की जनगणना के अनुसार किया गया है। 1971 में जो जनगणना हुआ उसके आधार पर इनका गठन किया गया है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो 225 जो सदस्य हैं वह राज्यों से हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं और 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं। तो इसमें हम जोड़ेंगे तो कुल आएंगे 245। तो दोस्तों, इस प्रकार से वर्तमान समय में कुल 245 सदस्य हैं, जिनमें से 28 राज्यों में 225 सदस्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में 8 सदस्य हैं और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या 12 होती है, जो समाज सेवा, सहकारिता, खेल, शिक्षा आज विभिन्न विषयों के पेशेवर होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यही है कि इसमें से 250 सदस्य अधिकतम होते हैं और वर्तमान समय में 245 सदस्य हैं। 3 राज्यों से, 3 केंद्र शासित प्रदेशों से जो संख्या है 8 है। केंद्र शासित प्रदेशों में कश्मीर, पुडुचेरी, दिल्ली आदि शामिल होते हैं। दोस्तों, आप जिस भी स्टेट के हैं, अपने स्टेट के जो भी राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है उन्हें अवश्य याद कर लें। जैसे यूपी में 31, त्रिपुरा में 1, जैसे उत्तर प्रदेश में 31, बिहार में 16 और त्रिपुरा में 1 आदि अपने स्टेट का अवश्य याद कर लें। दोस्तों, हमने देखा कि संसद के 3 अंग होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। राज्यसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 50 होती है तथा वर्तमान समय में कुल 245 सदस्य हैं। 225 सदस्य जो हैं वह राज्यों से होते हैं, 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम देखें कि 245 सदस्य जो राज्यसभा में होते हैं वह होते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों, हम देखते हैं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। चुनाव दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति दोस्तों, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका बंटवारा जो है यह जनसंख्या के आधार पर किया गया है, इसलिए हम इसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का मतलब है कि जैसे हम A, B, C, D 4 सदस्य हैं तो इनका बंटवारा किसी को हम सबसे पहला अंक देते हैं, इन्हें हम प्रथम देते हैं। जब राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वह मान लीजिए A को प्रथम स्थान देते हैं, C को द्वितीय स्थान देते हैं। मतलब
द्वितीय स्थान मतलब वरीयता, किसे चुनते हैं वो किसे पसंद करते हैं, तो इसे तृतीय हो गए। इन्हें चतुर्थ दिया गया। तो इस प्रकार की जो पद्धति है उसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं, अर्थात क्रम अनुसार जिसका चुनाव किया जाता है उसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब है कि जनसंख्या के अनुसार बंटवारा किए जाने के कारण इसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है। इसी के आधार पर ही, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है तथा जो किसी राज्यों में, जैसे 5 राज्यों में इस समय विधान परिषद हैं, उसमें भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व का ही प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इनके कार्यकाल क्या होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कोई संविधान में निश्चित नहीं किया गया था। संविधान में इनके कार्यकालों की चर्चा नहीं की गई थी। यह संसद पर छोड़ दिया गया था कि इनके सदस्यों का कार्यकाल निश्चित करें। तो दोस्तों इन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत इनकी कार्यकालों की जो समय है 6 वर्ष निर्धारित किया गया। 1951 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत इनके सदस्यों के कार्यकालों की जो उम्र है, समय है, वह 6 वर्ष निर्धारित की जाती है। और दोस्तों इसमें प्रतिवर्ष 2/3 सदस्य यह कभी भंग न होने वाली सदन है और इसमें प्रति 2 वर्ष में 2/3 सदस्य आते रहते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं जो राज्यसभा में सभापति होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। पदाधिकारी, तो दोस्तों इनके कार्यकालों की चर्चा संविधान में नहीं की गई थी। इन्हें संसद द्वारा 1951 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 1951 में 6 वर्ष इनका कार्यकाल निश्चित किया गया, 6 वर्ष समय निश्चित किया गया। और दोस्तों इनकी जो पहले हम योग्यता देखते हैं, योग्यता, दोस्तों जो राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता है वह इनकी उम्र 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 30 वर्ष। दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों की जो उम्र होती है बनने के लिए सदस्य, वह 30 वर्ष होती है, जबकि राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यसभा का देख ही रहे हैं 30 वर्ष है, 30 वर्ष है। और लोकसभा के सदस्यों की जो योग्यता है उम्र की, वह 25 वर्ष है। तो दोस्तों इसे हम देख सकते हैं कि जो सबसे निचला सदन है उसके सबसे कम योग्यता है 25 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों की जो योग्यता है वह 30 वर्ष है। तो इसे हम याद कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति जो हैं वह 35 वर्ष के होते हैं, तब उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो दोस्तों इसे हम देख सकते हैं, सबसे निचले जो हैं वो 25 वर्ष हैं, राज्यसभा जो बीच के हैं तो 30 वर्ष हैं, और राष्ट्रपति जो सबसे शक्तिशाली हैं उन्हें 35वें स्थान पर 35 उम्र होनी चाहिए, तब वो बन सकते हैं। इसे हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं, केवल याद करने के नियम हैं ये, इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं। और दोस्तों किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी
लाभ के पद पर न हो। तीस वर्ष उम्र होनी चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर न हों। और दोस्तों, अब हम आते हैं राज्यसभा में जो सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति, उन पर हम चर्चा करते हैं और राज्यसभा को जो कार्य हैं उन्हें हम देखते हैं। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वह उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का और दोस्तों, राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनमें से ही किसी एक को उपसभापति का निर्वाचन किया जाता है, कर लिया जाता है, चुनाव कर लिया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों से ही एक व्यक्ति को उपसभापति निर्वाचित कर लिया जाता है। जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करते हैं, नहीं रहते हैं, उस समय उपसभापति उपराष्ट्रपति के जो देखते हैं, उनके कार्यों को देखते हैं। मान लीजिए यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति हैं कार्यवाहक के रूप में, तो उस समय जो उपसभापति रहेंगे वे राज्यसभा की सदस्यता को संचालित करेंगे, राज्यसभा की संचालित करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम देखें तो उपसभापति राज्यसभा के सदस्यता चलाते हैं। दोस्तों, यदि उपराष्ट्रपति को उनको पद से हटाना है तो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा प्रभावी बहुमत अर्थात जो भी सदस्य उस समय सदन में उपस्थित होंगे उनमें से बहुमत पारित करके उसे लोकसभा में भेजना होगा। यदि लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। ऐसा हटाने के लिए राज्यसभा को 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना देकर के उन्हें राज्यसभा से बहुमत तथा लोकसभा से बहुमत पारित करके हटाया जा सकता है उपराष्ट्रपति को अपने पद से। और दोस्तों, हम देखते हैं जो राज्यसभा के कार्य हैं उन्हें देखते हैं। राज्यसभा के अगर हम कार्य देखें तो वह संविधान में संशोधन की शक्तियां हैं उनके अंदर। संविधान में संशोधन की शक्तियां भी लोकसभा के साथ साथ है। संविधान संशोधन। और दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के साथ साथ राज्यसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भूमिका निभाते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, यदि आपातकाल को 1 माह से अधिक बढ़ाना है तो राष्ट्रपति को यदि आपातकाल 1 माह से अधिक बढ़ाना है तो लोकसभा के साथ साथ
राज्यसभा के सदस्यों का भी अनुमति अनिवार्य है, अनुमति चाहिए आपातकाल में। और दोस्तों, यह जो संसद द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है तो उन्हें जांचने के लिए भी, एक प्रकार से उन पर चर्चा करने के लिए भी, चर्चा पर भी उन्हें, उनके चर्चा पर लोकसभा द्वारा बनाए गए विधि पर, बनाए गए कानूनों पर चर्चा करती है, चर्चा करके उन्हें पारित करती है। दोस्तों, यदि धन विधेयक है तो वह राज्यसभा उसको न संशोधित कर सकती है, केवल अपना उसमें सुझाव दे सकती है। अगर सुझाव दे या न दे, वह 14 दिन के अंदर उसे लोकसभा को भेजना होगा, पारित कर लोकसभा के पास भेज देना होगा। तो उसमें वह किसी प्रकार से चर्चा नहीं कर सकती है, किसी प्रकार से चर्चा कर सकती है लेकिन वह उसमें किसी प्रकार के संशोधन नहीं कर सकती है। तो इसके जो नेगेटिव पॉइंट हैं उसमें वह संशोधन नहीं कर सकती है। धन विधेयक में कोई चीज़ जोड़ नहीं सकती है। 14 दिन के अंदर ही उसे लोकसभा के पास पुनः भेजना होगा। सुझावों के साथ सुझाव देना चाहती है दे सकती है, अन्यथा वह भेजना होगा उसे। तो दोस्तों, और इसमें हम देखें तो राज्यसभा को अनुच्छेद 249 के अनुसार, अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा के सदस्यों को लगे कि ऐसा कोई राज्य का विषय है जो राष्ट्र का विषय शामिल करना चाहिए, राष्ट्र के विषय में शामिल करना चाहिए, तो उसे 2/3 बहुमतों के द्वारा, 2/3 बहुमत से पारित करके वह राज्य के विषय को राष्ट्र के विषय में शामिल कर सकते हैं। राज्य के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय 249 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य के किसी विषय को राष्ट्र के विषय में शामिल कर सकती है। यह केवल राज्यसभा के पास शक्तियां हैं, लोकसभा के पास ऐसी शक्तियां नहीं हैं। तो दोस्तों, अनुच्छेद 249 के तहत ये शक्तियां प्रदान हैं राज्यसभा को। और इसमें एक शक्ति हम देखते हैं, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 दोस्तों, अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों को यह अधिकार है कि वह जो अखिल भारतीय सेवाओं में जो पद हैं, जैसे अभी 3 पद हैं, IAS और IFS IPS, जो 3 पद हैं, IAS IPS और तीसरा है IFS, इंडियन वन सेवा जो है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इन 3 के अलावा भी अगर राज्यसभा के सदस्यों को लगे कि और किसी विषय को अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल करना चाहिए तो अनुच्छेद 312 के तहत शामिल कर सकती है। तो इस प्रकार से हम देखें तो अनुच्छेद 312 के अधिकार पर अनुसार राज्यसभा को एक विशेष अधिकार प्रदान है। और दोस्तों, तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और दोस्तों, हमारा जो लेख है, जो राज्यसभा पर हमने आर्टिकल लिखा है, और उसे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उसे ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद दोस्तों।